महामना विधि विद्यालय में आप सभी युवा अधिवक्ता साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार पुनः संविधान के बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं और संविधान को लेकर के ये हमारा दूसरा वीडियो है। भारत के संविधान और इसकी उद्देशिका को हमने कई बार पढ़ा है और हम जानते हैं कि इसे हम भारत के लोगों ने मिलकर के बनाया है और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मतर्पित करते हैं। उद्देशिका के बाद प्रथम भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। भारत का संविधान उद्देशिका से प्रारंभ होती है और उसके बाद जब पहले भाग को हम देखते हैं तो भारत का संविधान पहले भारत राष्ट्र का निर्माण करता है, भारत संघ का निर्माण करता है। भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया यह दोनों शब्द भारत को बताने के लिए, भारत राष्ट्र को दर्शित करने के लिए भारत के संविधान में प्रयोग होता आया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह बहुत सारे राज्यों को मिला करके उनका एक संघ बनाया गया है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे और इसी के साथ संविधान में एक पहली अनुसूची जोड़ी गई जिसमें अलग अलग राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। अब भारत राज्य के क्षेत्र में कौन कौन से भूमि आएंगी, तो पहली तो वह राज्यों के जो राज्य क्षेत्र हैं, जो भारत के राज्य के जो राज्य क्षेत्र हैं वे सभी आएंगे और पहली अनुसूची में जो भी संघ राज्य क्षेत्र होंगे, जो केंद्र सरकार की भूमियां होंगी यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, यह सभी जमीन भी आएंगे और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे भारत के द्वारा वे सभी समाविष्ट होंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की भी व्यवस्था दी गई हुई है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जब आप संविधान के भाग 1 की पहली धारा का अध्ययन करते हैं, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो भारत अर्थात इंडिया को लेकर के जो विवाद बेवजह में मचाया गया, लोगों ने आपस में खूब ढेर सारी चर्चाएं की, भांति भांति की बातें सामने आई, ये सभी बातें बिल्कुल निरर्थक हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी बात करने की। यह दोनों नाम हैं भारत और इंडिया। हमें दोनों नामों का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। इंडिया हमारी पहचान 70 सालों में काफ़ी बनी हुई है और इसी बीच अगर भारत नाम का भी प्रचार प्रसार हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भारत या इंडिया यह दोनों हमारे ही राष्ट्र के नाम हैं। इसके बाद आप अनुच्छेद 3 को जब आप देखेंगे, 2 में तो यह बात कही गई कि संसद जो कुछ भी ठीक समझेगी नियम निबंधनों शर्तों के अनुसार वह नए राज्यों में प्रवेश या उसका स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 बहुत महत्वपूर्ण है हमें यह समझने के लिए कि कैसे टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज न्यायालयों के समक्ष आते हैं, जब वह खास करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। अनुच्छेद 3 को एक बार पुनः हम पढ़ते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 इस बात की चर्चा करने का प्रयास करने जा रहा है कि नए राज्यों का जो निर्माण होगा और जो वर्तमान राज्य के जो क्षेत्र और सीमाएं होंगी उनके नामों में जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, तो वह संसद विधि द्वारा करेगी। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी।
उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार को काट करके झारखंड बना दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने आंध्रा को काट करके तेलंगाना बना दिया, इवन उड़ीसा भी हमने बाद में बनाया। ऐसे अलग अलग राज्य हमने एक राज्य को काट करके बना से छोटा करके मिला करके ऐसे बनाया है हमने। सवाल विधि का जो प्रश्न है वो यह उठता है, जब हम इसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में और देखेंगे और हाल ही की घटना में देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर राज्य को डिवाइड किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया और लद्दाख को अलग किया गया, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में भी बदल दिया गया। तो क्या किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या यह शक्ति भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है? इस प्रश्न का उत्तर अब तक मिला नहीं। भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न का उत्तर देगी। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अगर अब हम यहाँ देखें, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, नए राज्य बना सकेगी, नए राज्यों में प्रवेश भी कर सकेगी, उनका इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकेगी। और अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है, तो राज्य क्षेत्र के अंदर राज्यों के राज्य क्षेत्र और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अगर यहां से हम परिभाषा लेते हैं राज्य क्षेत्र का और अनुच्छेद 3 के साथ इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है और केंद्र सरकार ने जिन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया है, एरिया तक तो आप बना सकते हैं। अगर हम अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 को एक साथ हम पढ़ रहे हैं अगर, लेकिन क्या किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, संघ क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है? इस बात की चर्चा इसमें कम से कम भाग 1 में हमें नहीं मिलता, क्योंकि भाग 1 किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने की बात करती है। राज्य को बढ़ा दीजिए, राज्य के क्षेत्र को घटा दीजिए। तो लद्दाख अलग राज्य बनाया जा सकता था क्या? एक अलग संघ राज्य बनाया जा सकता था? अभी हमें उसका जवाब नहीं मिलता। किसी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, यह सभी चीजें की जा सकती हैं। लेकिन क्या हमारा संविधान इस बिंदु पर चुप है, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं तलाश पाए हैं कि क्या केंद्र सरकार के पास या संसद के पास यह शक्ति है कि वह किसी केंद्र शासित राज्य को, किसी राज्य को केंद्र शासित राज्य में परिवर्तित कर सकती है? भारत का संविधान भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं हम, और अनुच्छेद 1, 2, 3 के बाद अनुच्छेद 4 पर हम अध्ययन करेंगे। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों के उपबंध करने के लिए
अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसे विधि या प्रभावित राज्यों के संसद में और विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं, अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। उपरोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। पहली अनुसूची भारत के राज्य क्षेत्रों की बात करती है, वहीं पे हमारी चौथी अनुसूची विधानमंडल और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करती है। अनुच्छेद 4 जो है वह काफ़ी प्रशासनिक कार्य के बारे में बता रहा है और बता रहा है कि इसमें किए गए कोई भी संशोधन। अनुच्छेद 368 जो संविधान में संशोधन की शक्ति है, उस लिहाज से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, इसे संविधान में संशोधन करना नहीं कहेंगे, क्योंकि अनुसूचियां बनाई ही इसीलिए गई हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बदलाव बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तरीके से कई माध्यमों से आते हैं। समय बीतता जाएगा, देश की आबादी बढ़ती जाएगी, तो संसद में, विधानमंडलों में संख्या, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या है, हमारे प्रतिनिधि की जो संख्या है, उसमें भी वह संख्या भी बढ़ेगी। और बाउंड्री जब भी चेंज होगी तो कई बार ऐसा होगा कि संख्याएं घटेंगी, बढ़ेंगी। और इसीलिए जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदलती रहती हैं उन्हें हम सूचियों के माध्यम से अंत में प्रयोग करते हैं अपने प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए। भारत का संविधान उद्देशिका से प्रारंभ होकर के भाग 1 पर भारत राज्य क्षेत्र, भारत राष्ट्र का निर्माण करता है और भाग 2 में बताता है अपने नागरिकों के बारे में। नागरिकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ब्रेन में कितना अहम है यह प्रश्न कि भारत का नागरिक कौन होगा। और जिस समय यह संविधान लिखा जा रहा होगा उस समय भारत की नागरिकता, भारत के लोग कौन हैं, इसको परिभाषित करना भी काफी कठिन रहा होगा। आज के समय में ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। हाँ, इनका रोल आता है जब इन्हीं से मिलता जुलता हम कोई भविष्य में कंडीशन लगाते हैं नेटिव इंडियंस के लिए और भारत में उनके लिए कुछ पर्क्स वगैरह, वीज़ा वगैरह का कोई ऑफर वगैरह हम देते हैं। जैसे ओवरसीज इंडियन कार्ड हम इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रांट करती है, तो उसमें वो रूल्स बनाती है और वो जो रूल बनाती है उसमें भी ये जो नागरिकता की परिभाषा है वह यह बताती है कि कम से कम आप किन्हीं इस दायरे में आएंगे और अगर इस दायरे में आएंगे तभी आपकी नेटिविटी मानी जाएगी। क्योंकि मूल स्वरूप से भारत में जो लोग भी निवास कर रहे थे उन लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है धारा 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसमें कहा गया कि यह जितनी भी बातें लिखी गई हैं इनका कोई भी बात संसद के द्वारा नागरिकता से संबंध में जो भी शक्तियां हैं उसे किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान की आत्मा है और कितनी खूबसूरती के साथ यह संविधान
लिखा गया है, सजाया गया है। सबसे पहले भारत राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है और फिर अपने नागरिकों का चयन किया जा रहा है। उसके नागरिक कौन हैं, कौन बना रहे हैं इसे, वो हम कौन हैं, उसे परिभाषित करते हुए उनके लिए कुछ मूल अधिकार संविधान ने दिए हैं। जिन लोगों ने भी इस राष्ट्र के निर्माण में, संविधान के निर्माण में योगदान दिया है, उन लोगों ने इन अधिकारों को बिल्कुल सेंटर में रख करके और इतना मिलना ही चाहिए हर नागरिक को, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह भाग 3 मूल अधिकार। और मूल अधिकार समझने से पहले आप जब भी देखेंगे तो समता का अधिकार धारा 14 विधि के समक्ष समता, धारा 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार 19 से प्रारंभ होते हैं, फिर दैहिक स्वतंत्रता 21 में। ऐसे करके ये हमारे पास लगभग 35 धाराएं हैं जो हमारे मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं। लेकिन यह मूल अधिकार जो हमें संविधान से प्राप्त होते हैं, यह हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। कुछ एक्सटेंट तक हमें प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी कई जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट किया है, रिट कोर्ट ने, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। बट इन जनरल सामान्यतः यह जो मूल अधिकार हैं, यह राज्य के विरुद्ध में हम नागरिकों को प्राप्त हैं। तो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक बिल्कुल यह महत्वपूर्ण ना हो जाए कि राज्य शब्द को किसी अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाए, समझा जाए, तब तक कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, भारत की संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। सभी सरकारी संस्थाओं को राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, नगर निगम है, नगर पंचायत है, ग्राम सभा है, डीएम, एसडीएम हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, ये जो सर्विस के मैटर्स होते हैं, प्रमोशन के मैटर होते हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, ये सभी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्टेड हैं। और इसीलिए आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स अप्रोच कर सकते हैं। अनुच्छेद 12 के बाद अनुच्छेद 13 भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें विधि की परिभाषा दी गई है। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में जब यह बात आती है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में से किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, तो यह विधि है क्या? हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसे महसूस कर रहा होगा और अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा होगा, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए विधि को परिभाषित किया जाना भी चाहिए। और कानून की सारी पढ़ाई सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जो कंडक्ट हैं,
रिटन मैनर में कोडिफाई कर दें, उन्हें लिख दें। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। बहुत ही खूबसूरत अनुच्छेद यह बता रहा कि इस संविधान से प्रारंभ होने से पहले तक जितनी भी प्रकार की विधियां होंगी, वह चाहे कस्टम के फॉर्म में हो, चाहे रिचुअल्स के फॉर्म में हो, चाहे किसी रिलीजियस ऑर्डर्स के फॉर्म में हो, या रिटन फॉर्म में हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्री इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके किसी इंस्टीट्यूट का, उसके किसी कोड का लॉ हो, विधि हो, और वह अगर इस भाग 3 के में वर्णित जो मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिए जा रहे हैं इसके विरुद्ध है, तो उस एक्सटेंट तक जितना यह विरुद्ध होगी, विपरीत होगी, उतनी शून्य मानी जाएगी, वो उसे निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और उसके बाद 13(2) में बात करता है कि राज्य, ये जो नई सरकार बनने जा रही है, ये जो नई संसद बनने जा रही है, इस संविधान से जो नई संसद चलेगी, वह कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक वैसे ही कि नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो वह शून्य हो जाएगी, उसकी कोई महत्ता कानून में नहीं रहेगी। पर यह होगा कैसे? यह होता है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। जब भी कोई कानून बनता है तो उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के विरुद्ध में उसे चैलेंज किया जाता है कि वह पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, और धीरे धीरे फिर कोर्ट अपना जुडिशियल ब्रेन अप्लाई करके फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, केसेस को कंसीडर करते हुए डिसाइड करती है कि जो लॉ है, बना है, जो विधि बनी है, वह संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। संवैधानिक जिसे संविधान मानता हो, जिसे संविधान से शक्ति मिलती हो, जिसे संविधान की अथॉरिटी हो, जिसमें संविधान ने सेंटिटी दिया हुआ है कि यहाँ तक काम होना चाहिए, इस ढंग से होना चाहिए, वह सभी काम संवैधानिक हैं। और जिसे संविधान मना कर रहा है, या जो संविधान जिस कार्यों को अपेक्षा नहीं करता, जिसे संविधान अनुमति नहीं देता, या वह जो मूल अधिकारों के विपरीत हों, वह जो मूल अधिकारों को कम करने वाले हों, ऐसे कानूनों को गैर संवैधानिक कानून माना जाएगा। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 13(3). अब यहां विधि को परिभाषित किया जा रहा है कि इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत का राज्य क्षेत्र में विधि और बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। विधि के अंतर्गत वो सभी विधि होंगे जिनमें विधि का बल हो। वह अध्यादेश हो सकता है, आदेश हो सकता है, उपविधि हो सकता है, कोई नियम हो सकता है, कोई विनियम हो सकता है, कोई अधिसूचना हो सकती है, कोई रूढ़ि हो सकती है, या कोई प्रथा हो सकती है। प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन में नहीं है। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 में अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। विधि के समक्ष समता, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।